करते हो? तुम्हारे इतने कम प्रतिशत आते हैं और उसकी वजह से तुम्हारे मम्मी डैडी भी तुम्हें डांटते हैं और तो टीचर्स भी तुम्हें डांटते हैं। तो तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? अरे नहीं, मैं पढ़ाई तो करता हूँ पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। मतलब मुझे लंबे टाइम तक याद नहीं रहता है। मैं पढ़ता हूँ और भूल जाता हूँ। तुम टीचर को ध्यान से क्यों नहीं सुनते? जो टीचर तुम्हें पढ़ाती है वही तो मुझे भी पढ़ाती है। फिर मेरे 99% आए हैं और तुम्हारे केवल 36% आए हैं। आपने भी देखा कि पिंकू और उसके क्लास के बाकी बच्चों को जब एक ही टीचर पढ़ाती है, फिर भी पिंकू के जो परसेंटेज थे उसमें काफ़ी अंतर पाया गया है। आज हम जानेंगे कि अधिगम को एक अध्यापक के अलावा कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का अधिगम अधिक या फिर कम होता है। हेलो एवरीवन, मैं राधिका चांदमल शर्मा HE क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम समझेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को, अधिगम किसे कहा जाता है, अधिगम के प्रकार क्या होते हैं। इससे संबंधित एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या इस वीडियो के अंत में वह वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम जानते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को। अधिगम प्रक्रिया की सफलता केवल प्रभावशाली शिक्षण पर ही नहीं वरन उनके सामूहिक कारकों पर निर्भर करती है। क्योंकि जब हम बच्चे को अधिगम करा रहे होते हैं और एक टीचर अगर प्रभावशाली शिक्षण विधि का उपयोग करके समझा रहा है, फिर भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी कारक होते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, उनको हम कुछ ग्रुप में डिवाइड करके समझेंगे और उसके बाद उसके जो उपकारक होते हैं उनको समझेंगे। हम सबसे पहले समझेंगे शिक्षक से संबंधित कारकों को, उसके बाद हम जानेंगे पाठ्य वस्तु से संबंधित कारकों को, उसके बाद हम समझेंगे अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारकों को। नेक्स्ट जो कारक है वो है वातावरण से संबंधित कारक, उसके बाद है शिक्षार्थी से संबंधित कारक जो हमारा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले शिक्षक से संबंधित कारक कौन कौन से हैं जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। एक टीचर जो है उसको किस प्रकार का होना चाहिए और कौन से कारकों का उसे ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से एक अध्यापक की वजह से बच्चों का जो अधिगम लेवल है वो प्रभावित नहीं हो। उसमें सबसे फर्स्ट कारक है विषय का ज्ञान। अगर हमारा टीचर है और उसे उसके सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है तो वो बच्चों को जो शिक्षण कराएगा वो शिक्षण इस प्रकार से कराएगा कि किसी भी प्रकार की विषय वस्तु उससे छूटेगी नहीं, अर्थात बच्चों को वो संपूर्ण ज्ञान और व्यवस्थित तरीके से दे पाएगा। तब बच्चे का जो अधिगम लेवल है वो अच्छा होता है। अगर शिक्षक को ही उस विषय का अपूर्ण नॉलेज है, अपूर्ण ज्ञान है, ऐसे में वो बच्चों को अच्छी तरह से विषय वस्तु नहीं प्रस्तुत कर पाएगा और बच्चों का जो अधिगम लेवल है वो कम पाया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट बिंदु है कि एक शिक्षक को उसके विषय वस्तु का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अध्यापक का व्यवहार। किसी भी अध्यापक का जो व्यवहार है वो छात्रों के साथ किस प्रकार का है। अगर वह छात्रों के साथ उसकी जो व्यवहार है वो अगर एज ए लाइक पेरेंट्स जैसे हैं, वो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल घुल मिल करके पढ़ा रहे हैं, उनका व्यवहार एक भावनात्मक रूप से एक गुरु शिष्य का जो बंधा हुआ होना चाहिए भावनात्मक रूप से, वो अगर है तो बच्चे उससे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनका टीचर जो कुछ भी पढ़ा रहा है उसको वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और कंसंट्रेशन उनका टीचर के साथ रहता है। तब जो बच्चे का अधिगम लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर अध्यापक का व्यवहार बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, एक उन दोनों में एक गुरु शिष्य का जो एक भावनात्मक रिलेशन होना चाहिए, अगर वो डेवलप नहीं हो पाया है तो भी हमारे बच्चे का जो अधिगम है वो प्रभावित होता है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे अध्यापक का जो व्यवहार है वो बच्चों के प्रति बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मनोविज्ञान का ज्ञान। अगर कोई शिक्षक है और उसे अगर मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो भी वो बच्चों के अधिगम को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि एक टीचर बहुत अच्छी विषय वस्तु लेकर आया है, बहुत तैयारी के साथ आया है, बहुत अच्छा उसका नॉलेज है, वो अच्छी विधि से पढ़ा रहा है, लेकिन विधि से पढ़ाने के साथ साथ उसे ये भी देखना चाहिए कि बच्चों का मन कैसा है। जैसे बच्चों का मन आज पढ़ाई का नहीं है तो अध्यापक कितनी अच्छी विषय वस्तु कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाएगा तो भी बच्चा नहीं ग्रहण कर पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो होना चाहिए। अध्यापक को बच्चों का व्यवहार देखकर समझ में आना चाहिए कि बच्चों का जो मनोस्थिति है वो किस प्रकार की है, वो पढ़ने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर तैयार नहीं है तो उनको पढ़ने के लिए तैयार किस प्रकार से करना है, ये हम मनोविज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं। तो एक टीचर के लिए मनोविज्ञान का जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधि।
अगर अध्यापक शिक्षण विधियों का ज्ञाता है तो उसे पता होगा कि कौन सी विषय वस्तु के साथ उसे किस शिक्षण विधि का उपयोग करना है, अर्थात जो शिक्षण विषय वस्तु है उसको किस विधि से पढ़ाना ताकि बच्चों का अधिगम लेवल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बन सके। जैसे अगर कोई ऐसी विषय वस्तु है जिसमें उसे कहानी विधि का उपयोग करना है तो वो कहानी विधि का उपयोग करेगा। अगर उसे लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से हो सकता है तो वो बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार अगर अध्यापक को शिक्षण विधियों का नॉलेज है तो वो अपने शिक्षण में सुधार कर सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को शिक्षक की उस विधि से समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर शिक्षक को कोई दूसरी विधियाँ आती होगी तो वो क्या कर सकता है, उनका उपयोग करके अपने शिक्षण को ज़्यादा प्रभावी बना सकता है। और जब शिक्षण अच्छा प्रभावी होगा तो बच्चों का जो अधिगम लेवल है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान। कोई टीचर है उसे ज्ञान होना चाहिए कि उसकी क्लास में कितने प्रकार के बच्चे हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग प्रकार का होता है। और जब हर बच्चा अलग प्रकार का होता है, हर बच्चे के अपने व्यक्तिगत भेद होते हैं। कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे हाई लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे औसत होते हैं अर्थात एवरेज होते हैं। इस प्रकार के जो हमारे विभिन्नता वाले जो बच्चे हैं उनको समझना और उनको समझते हुए इस प्रकार से शिक्षण कराना कि हमारा हाई लर्नर बच्चा भी क्लास में बोर नहीं हो, क्योंकि हाई लर्नर बच्चा जल्दी सीख जाता है, वो जल्दी सीख करके फ्री हो जाता है। तो उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा हाई लर्नर बच्चा बोर हो रहा है, क्योंकि टीचर क्या कर रहा है, उस बच्चे को समझाने का प्रयास कर रहा है जिसको अभी तक समझ में नहीं आया अर्थात वो स्लो लर्नर है। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत भेदों का अगर उसे ज्ञान होगा तो वो अपना हाई लर्नर बच्चे के लिए भी कुछ मैटर एक्स्ट्रा रखेगा, जिसको समझने में जो अपना हाई लर्नर बच्चा है उसको बिजी करेगा और उसके बाद जो बच्चे हैं उनको समझाने का प्रयास करेगा। तो व्यक्तिगत भेदों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षण कराने के लिए जरूरी है कि वो मनोविज्ञान का ज्ञाता हो और उसे व्यक्तिगत जो भेद होते हैं उनका उसे अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तित्व अर्थात पर्सनैलिटी। एक शिक्षक की जो पर्सनैलिटी है वो भी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अगर शिक्षक की पर्सनैलिटी बहुत ही व्यवस्थित है, वो वास्तव में उनको देख करके लगता है कि ये टीचर हैं, उनके अंदर अध्यापक के जो गुण होते हैं वो सब अगर हैं, तो जो हमारा बच्चा है उसके ऊपर वो प्रभाव छोड़ पाते हैं अपने शिक्षण का भी और अपने व्यक्तित्व का भी। तो इससे जब टीचर से कोई बच्चा है और अगर वो प्रभावित है तो वो क्या करेगा, टीचर के ऊपर ध्यान देगा। प्रभावित होने से अभिप्राय है अगर वो मानता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है इसकी पर्सनैलिटी बहुत गजब है, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखना चाहिए। जब बच्चा ये स्वीकार कर चुका होता है ना, तो क्या होता है, बच्चा उनको सीखता है, उनकी बताई हुई जो बातें होती हैं उनका अनुसरण करता है और अनुसरण करते हुए जो कुछ भी वो शिक्षण करा रहे हैं उनके ऊपर उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पूरा होता है। अगर बच्चा कॉन्सेंट्रेशन पूरा दे रहा है तो फिर उसका अधिगम जो लेवल है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा। यदि शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षा देता है अर्थात बच्चे को केंद्र में रखता है, बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, बच्चे के मन को, बच्चे की रुचि को जान करके पढ़ाता है, तो बच्चे का जो अधिगम लेवल है उसमें सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है समय सारणी। समय सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कठिन सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम अगर इंटरवल के बाद का एक पीरियड निकलने के बाद अगर हम रखते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स को अगर हम इंटरवल के बाद का एक पीरियड निकालने के बाद अगर मैथ्स के पीरियड को रखते हैं तो बच्चों का अधिगम जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। वनस्पत की उसको हम फर्स्ट पीरियड में रखें या सेकंड पीरियड में रखें, क्योंकि जब बच्चा घर से आया है, प्रेयर होने के बाद बच्चा थोड़ा फ्रेश है और एनर्जेटिक है, ऐसे में अगर उसको कठिन सब्जेक्ट दिया जाता है तो वो कठिन सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करता है और उसका जो अधिगम लेवल है वो थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन जब बच्चा पूरे दिन भर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ करके थक चुका है और उसके बाद अगर उसे कठिन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो उसका जो अधिगम लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है। तो हमारी समय सारणी बनाते समय हमें हमारी समय सारणी के जो सिद्धांत हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे समय सारणी के अंतर्गत हमें ये भी देखना होता है कि बच्चों को समुचित रेस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए हमें बीच में एक शॉर्ट ब्रेक देना चाहिए, उसके बाद लंच जो ब्रेक होता है वो देना चाहिए, और कालांश जो होते हैं वो उनका जो समय है वो कम का होना चाहिए अर्थात 25 मिनट से 30 मिनट तक होना चाहिए। जैसे बड़े बच्चे हैं उनके लिए 45 मिनट की क्लासेस हो सकती है, लेकिन छोटा बच्चा इतनी देर तक कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनानी पड़ेगी, समय सारणी बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य से आगामी क्रियाएं। क्योंकि पाठ्य से आगामी जो क्रियाएं हैं वो भी बच्चे के अधिगम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। पाठ्य से आगामी क्रियाएं एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें अगर अध्यापक बच्चों के साथ जुड़ करके एक्टिविटीज़ करवाते हैं
तो इससे क्या होता है, बच्चे और शिक्षक में एक बॉन्डिंग बनती है जो कहीं ना कहीं बच्चों के अधिगम को प्रभावित करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अब मैं जब टीचर और बच्चे की बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ तो यहाँ मेरा अभिप्राय है एक दार्शनिक मित्र की जो भूमिका है उसको टीचर को निभाना। दार्शनिक मित्र की जो भूमिका होती है उसमें बच्चे और जो शिक्षक होता है उसके अंदर एक गैप भी होता है, मतलब एक मर्यादित लिमिट भी होती है कि शिक्षक को कहाँ तक बच्चों के साथ बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है और एक भावनात्मक रिलेशन बच्चों के साथ बना करके किस प्रकार से रहना है। तो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं ये इसमें एक शिक्षक की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें अध्यापक का काम होता है बच्चों को मार्गदर्शन देना, मार्गदर्शन के साथ साथ उन एक्टिविटीज़ को क्रियान्वित करवाना। तो उसमें जो बॉन्डिंग बनती है एक शिक्षक और बच्चों की वो काफ़ी अच्छी होती है और वो उसके अधिगम के लिए सकारात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन। अनुशासन शिक्षक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अगर कोई टीचर है जो अनुशासन बना करके नहीं रख पा रहा है क्लास में, तो ऐसे में अगर वो अच्छी विषय वस्तु पढ़ा रहा है और तैयारी करके भी पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा ज्ञान उनको देना चाह रहा है ना, फिर भी क्या होगा, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डिस्टर्बेंस करेंगे और उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, बाकी का बच्चा जो पढ़ रहा है, जो समझना चाह रहा है, वो भी नहीं समझ पाएगा। तो ज़रूरी है डिसिप्लिन। उसके अलावा भी जो समय है उसके अनुसार भी डिसिप्लिन होना चाहिए। जो विषय वस्तु दी जा रही है वो भी क्रमबद्ध होनी चाहिए, वो भी अनुशासित होनी चाहिए। तो अनुशासन शिक्षक और शिक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कारक है जो बच्चों के अधिगम को प्रभावित करता है। अब हम जानेंगे पाठ्य वस्तु से संबंधित कारकों को, अर्थात पाठ्यक्रम में किस प्रकार का होना चाहिए बच्चों की पाठ्य वस्तु जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए और वो बच्चों के अधिगम को किस प्रकार से प्रभावित करती है, हम उसे समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो पाठ्य वस्तु है उसकी प्रकृति कैसी है। पाठ्य वस्तु बहुत ज़्यादा कठिन या बहुत ज़्यादा सरल तो नहीं है। हमारी जो पाठ्य वस्तु है वो औसत होनी चाहिए। अगर पाठ्य वस्तु औसत प्रकार की है अर्थात एवरेज प्रकार की है तो बच्चों को समझने में उसे आसानी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु का आकार। विषय वस्तु के आकार से हम खुद के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़ने बैठते हैं, जब कोई भी बच्चा पढ़ने बैठता है तो वो क्या करता है, देखता है कि जैसे अब उसने 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई कर ली, अब उसने देखा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कितना से अभिप्राय कितना बड़ा है। अगर आपने देखा कि वो 2 या 3 पेज का ही है और जो उसकी विषय वस्तु है वो आपको ठीक लग रही है, मतलब सरल जो टॉपिक है वो अगर नेक्स्ट टॉपिक है, तो आप सोचेंगे कि चलो मैं इसे पढ़ लेता हूँ, उसके बाद उठूंगा या उठूंगी। मतलब आपने क्या किया, टॉपिक को देखा, टॉपिक बहुत छोटा है तो आपका मन हुआ कि मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, इसे ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद उठूंगा। तो उस छोटे टॉपिक ने आपको पढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया कि ताकि आपके मन में यूँ संतोष रहे कि मैंने आज के दिन पर 3 टॉपिक तो मैंने कवर कर लिए थे, फिर जो था उसको भी मैंने कवर किया, उसके बाद मैं उठा हूँ या उठी हूँ। तो ये विषय वस्तु का आकार है, ये भी हमारे अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर आपने देखा कि जो चैप्टर है नेक्स्ट वो 6-7 पेज का है तो आपको आलस आ जाएगा, आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, 3 टॉपिक हो गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक फिर बाद में पढ़ूंगा, एक बार उठ जाता हूँ। तो ये जो भावना आई ना आपके अंदर, ये विषय वस्तु के आकार के कारण आई है। अगर आपका टॉपिक छोटा होता तो आप उसको पढ़ करके उठते, लेकिन आपका जो टॉपिक था वो काफ़ी बड़ा था तो उसको देख करके आलस आ गए कि चलो इसको बाद में पढ़ेंगे। तो विषय वस्तु का जो आकार है, जैसे आपने कोई बुक ली, वो बुक पतली है और उसके अंदर विषय वस्तु जो है वो बिल्कुल व्यवस्थित है, और एक बुक जो बहुत मोटी है, तो मोटी बुक देख करके ही बच्चों को लगता है कि वो इसको तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। इसकी वजह से भी क्या होता है, बच्चे का जो अधिगम है वो प्रभावित हो जाता है। एक बार वो विषय वस्तु को देख करके कि वो इतना पढ़ना है, तो ये भावना बच्चे को क्या कर देती है, कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित कर देती है, बच्चे में कहीं ना कहीं नकारात्मकता जो है वो ला देती है। हालांकि बड़े बच्चों के लिए बड़ी पाठ्य वस्तु जो है वो ज़रूरी हो जाती है, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी पाठ्य वस्तु का आकार जो होता है वो छोटा ही होना चाहिए, अर्थात जो विषय वस्तु है उनको कुछ भागों में डिवाइड करके उन्हें देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु का क्रम। जो विषय वस्तु बच्चों को दी जा रही है वो सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। अगर बच्चे को कठिन चीज़ें पहले बता दी जाए और सरल चीज़ों का ज्ञान उससे पहले नहीं दिया जाए, अर्थात बच्चों का पूर्व ज्ञान जो है उसका ध्यान नहीं रखा जाए, तो बच्चा बिल्कुल भी चीज़ को नहीं समझ पाएगा, जो विषय वस्तु है उसे नहीं समझ पाएगा। तो हमारी पाठ्य वस्तु इस प्रकार की होनी चाहिए जो सरल से कठिन की ओर जाए। विषय वस्तु का जो क्रम है वो सरल से कठिन की ओर हो, क्रमबद्ध जो विषय वस्तु है वो दी जाए बच्चे को। ऐसा नहीं हो कि कोई क्रम मिस कर दिया जाए, क्योंकि मिस कर देंगे तो फिर बच्चे का अधिगम बाधित हो जाएगा और अधिगम के पठार देखे जाएंगे।
नेक्स्ट है उदाहरण प्रस्तुतिकरण। जब हमारी पाठ्य वस्तु को जब हम पढ़ा रहे हैं और उसमें अगर उदाहरण प्रस्तुतिकरण नहीं है तो बच्चे को पाठ्य वस्तु को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर पाठ्य वस्तु के अंदर ही उदाहरण प्रस्तुतिकरण है तो बिना शिक्षक की सहायता के भी बच्चा जब घर पर पढ़ रहा है तो वो काफ़ी हद तक उन चीज़ों को समझ पाता है। लेकिन अगर हमारी पाठ्य वस्तु ऐसी है जिसमें उदाहरण प्रस्तुतिकरण को अनदेखा कर दिया है, अर्थात पाठ्य वस्तु में उदाहरण प्रस्तुतिकरण रखा ही नहीं है, तो इससे बच्चों का जो अधिगम है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। फिर उनको पाठ्य वस्तु को पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है भाषा शैली। अब पाठ्य वस्तु जो ऐसी है जिसकी भाषा शैली बहुत सरल है, उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, तो हम उस पाठ्य वस्तु को पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर पाठ्य वस्तु ऐसी है जिसकी भाषा बहुत क्लिष्ट है, उसकी भाषा को पढ़ने में ही हमें क्या करना पड़ रहा है, काफ़ी समय लगाना पड़ रहा है, तो क्या होगा, उस पाठ्य वस्तु को पढ़ने में बच्चों की रुचि उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो हमारी पाठ्य वस्तु इस प्रकार की होनी चाहिए जिसकी भाषा शैली साधारण हो और जो बच्चों को पढ़ने में सरल लगे, जिसकी वजह से बच्चों में उसको पढ़ने में रुचि जागृत हो सके, ना कि बच्चों को आलस आने लग जाए कि ये बुक कौन सी है, इसकी तो लैंग्वेज इतनी टफ है। तो टफ लैंग्वेज जो होगी ना, उसको बच्चा पढ़ना कम चाहेगा या बच्चे को पढ़ने के लिए वो प्रोत्साहित कम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री भी एक ऐसा फैक्टर है जो पाठ्य वस्तु से संबंधित है, जो बच्चों के अधिगम को प्रभावित करता है। एक बुक है जिसके अंदर चित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को समझाया गया है, और एक बुक है जिसमें पूरा का पूरा थ्योरी लिखा है। तो जब पूरी की पूरी थ्योरी लिखी होती है तो वो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती है। लेकिन अगर चित्रों का अच्छे से उपयोग किया गया है, उसमें डायग्राम वगैरह बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, आपने देखा होगा NCERT की जो बुक्स होती हैं उसमें छोटे छोटे कार्टून टाइप के कुछ मुन्नी और इस प्रकार के कुछ किरदार दे रखे हैं, वो क्वेश्चंस करते रहते हैं बीच में। अपना जो चैप्टर चल रहा है उसी में क्या करेंगे, वो लोग क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो इस प्रकार के जो कार्टून्स वगैरह है जिनका इस्तेमाल बुक्स में किया जाता है, पाठ्य वस्तु में किया जाता है, ये भी बच्चों को सीखने के लिए, अधिगम के लिए प्रभावित करती है, क्योंकि बच्चा उन चीज़ों को देखना चाह रहा है, उन चीज़ों को समझना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो उत्साह होता है श्रव्य दृश्य सामग्री से संबंधित वो भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस हमारा जो उद्देश्य है कि बच्चे को पाठ्य वस्तु पढ़ानी है वो उद्देश्य भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रुचिकर विषय वस्तु। अगर जो विषय वस्तु हम बच्चे को दे रहे हैं वो अगर इंटरेस्टिंग है, अर्थात रुचिकर है, तो बच्चा उस विषय वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करता है। लेकिन अगर विषय वस्तु ऐसी है जो इंटरेस्टिंग नहीं है, बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं है, तो बच्चा उस विषय वस्तु को पढ़ने में आनाकानी करता है, और आनाकानी करने की वजह से उसका जो अधिगम लेवल है वो बढ़ नहीं पाता है। नेक्स्ट है विषय वस्तु की उद्देश्यपूर्णता। जो विषय वस्तु बच्चे को समझाई जा रही है, बच्चे को दी जा रही है, उस विषय वस्तु की उद्देश्यपूर्णता का ध्यान रखा जाना चाहिए। उद्देश्यपूर्णता से अभिप्राय है जो विषय वस्तु हम दे रहे हैं बच्चे के लिए ये स्पष्ट होना चाहिए कि वो उससे क्यों पढ़नी है। जब बच्चे के सामने कारण स्पष्ट होता है कि वो उसे क्यों पढ़नी है, तब बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख जाता है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक महात्मा जी थे, उनसे एक युवक आकर मिला और उस युवक ने उनसे कहा कि मुझे लक्ष्य प्राप्ति का जो मार्ग है वो बताइए, क्योंकि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास कर रहा हूँ और असफल हो रहा हूँ, तो मुझे उसका एक अच्छा मार्ग बता दीजिए जिससे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊँ। सन्यासी ने कहा, बेटा तुम सुबह आना, नदी के किनारे आना है, जो घाट बना हुआ है अपने गांव के बाहर नदी पर, वहाँ आपको आना है जहाँ सब लोग नहाते हैं। युवक ने कहा चलो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्रश्न का मुझे आंसर मिल जाएगा। सुबह सुबह जब वह व्यक्ति नदी के किनारे जा रहा था, अर्थात वो युवक नदी के किनारे गया, तब वो मन में सोच रहा था कि ये सन्यासी बहुत पहुँचे हुए हैं और फाइनली अब मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल जाएगा। ऐसा सोचते हुए जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ सन्यासी ऑलरेडी मौजूद थे। सन्यासी ने उस युवक का हाथ पकड़ा और उसे नदी के अंदर ले गए। जब वो उसको नदी के अंदर लेकर जा रहे थे तब उन्होंने कुछ बोला नहीं। पानी घुटनों तक आया, घुटनों के बाद कमर तक आया और कमर से गर्दन तक पानी आ गया। अब उन्होंने क्या किया, सन्यासी ने उस बच्चे को, मतलब उस युवक के सिर को पकड़ा और उसको पानी में डुबो दिया और उनके सिर को जोर से पकड़े रहे। जब वो उसके सिर को जोर से पकड़े रहे पानी के अंदर, तब क्या हुआ, जो बच्चा था अर्थात जो युवक था उसका दम घुटने लग गया, क्योंकि पानी के अंदर कोई कितनी देर रह सकता है। सन्यासी ने अपना पूरा जोर लगा करके उसको पकड़े रहा और वो पूरा छटपटाता रहा बाहर आने के लिए। उसके बाद जैसे वो बाहर निकला, उन्होंने कहा, महाराज मैं तो आपसे अपनी समस्या का समाधान पूछने आया था,
और आपने कहा था कि आप समस्या का समाधान बताएंगे, लेकिन आप ये क्या कर रहे थे, आप तो मुझे मार रहे थे शायद। तो उन्होंने कहा कि बेटा जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी महसूस हो रही थी? तो उसने कहा सांस लेने के लिए। तो सांस लेने के लिए तुम्हारे अंदर जो आग थी ना, तुम्हारे अंदर जो तीव्र इच्छा थी कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ और बाहर आने के बाद सांस लो, इस प्रकार की तीव्र इच्छा अगर तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए तुम्हारे अंदर आ जाए, ऐसी दगस आ जाए अंदर से कि नहीं मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है, तब ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। मतलब किसी भी बच्चे को अगर चाहिए कि वो चाहता है कि उसको सरकारी जॉब मिले, उसका सीटेट क्लियर हो या किसी भी प्रकार का अन्य जो एग्ज़ाम है वो अगर वो क्रैक करे या क्लियर करे, तो ज़रूरी ये है कि जिस प्रकार आपको सांस लेना ज़रूरी है, इसके लिए आप खुद से प्रयोग कर सकते हैं। अपना मुंह और नाक एक बार बंद कर लें। बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप ऊपर ही चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। कुछ देर तक, जब तक आप सांस रोक करके रख सके तब तक ऐसा करें। अब आप समझने का प्रयास करें कि आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है। अगर आपके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एक उत्तेजना महसूस हो रही है कि नहीं अब तो छोड़ दूँ, मैं अपने नाक को छोड़ूँ और सांस लूँ, उस प्रकार की आग अगर सरकारी जॉब के लिए या आपके जो पेपर है वो क्रैक करने के लिए अगर आपके अंदर लग जाए ना, तो आप जान लेना कि आप लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। बाकी तो आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप चलो कोई बात नहीं, तैयारी कर रहे हैं, नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे। तो ये कुछ और कर लेंगे वाली चीज़ अगर आपके सामने है तो भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ हम बात कर रहे हैं पाठ्य वस्तु की उद्देश्यपूर्णता। तो जब तक हमारे सामने उद्देश्यपूर्ण नहीं होता कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है, ये जो कुछ विषय वस्तु मैं सीख रही हूँ ये मेरे कहाँ महत्व की है, जब तक हमें पता नहीं होगा कि ये चीज़ मेरे क्यों काम आएगी, मुझे ये क्यों पढ़नी है, तब तक बच्चा उस उद्देश्य को या उस अधिगम की जो विषय वस्तु है उसको नहीं सीख पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु की संरचना। हमारी जो विषय वस्तु है उसकी जो संरचना है वो भी हमारे अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर हमारी विषय वस्तु की संरचना इस प्रकार की है कि वो बिल्कुल क्रमबद्ध और व्यवस्थित है तो बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख जाता है, समझ जाता है। लेकिन अगर विषय वस्तु की जो संरचना है वो व्यवस्थित नहीं है तो बच्चे के अधिगम को वो प्रभावित करती है। बच्चे का अधिगम जो है, बच्चे की जो लर्निंग है वो सही ढंग से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न विषयों का कठिनाई स्तर। कई बार बच्चे को पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा मैथ्स बहुत टफ विषय है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। बच्चे के साथ साथ उसके जो सहपाठी है वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई ये विषय तो बहुत टफ है। उसके साथ जो टीचर्स है वो भी जब आते हैं तो कहते हैं बेटा मैथ्स बहुत टफ है, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो जिस बच्चे को अंदर से वो विषय टफ लग रहा था, जिसको मैथ्स को पढ़ने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही थी, उसने फिक्स कर लिया कि ये विषय बहुत कठिन है, कि पेरेंट्स तक कह रहे हैं कि कठिन है, जो टीचर्स है वो तक कह रही है कि कठिन है, और जो उसके सहपाठी है उनको भी कठिन लगती है। इसका मतलब ये विषय क्या है, बहुत कठिन है। तो ये भावना जब बच्चे में बन जाती है उस विषय वस्तु के अनुसार कि ये विषय जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, इस विषय को मुझे पढ़ने में परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी ही, और ये नॉर्मल है क्योंकि ये वो विषय ही बहुत टफ है। तो जब उसने ये सोच लिया कि ये विषय टफ है तो उसके लिए उस चीज़ को समझना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई सरल चैप्टर भी आएगा तो उसमें भी उसको कठिनाई महसूस होगी। और उसके अलावा हमारे जो विषय है उसका जो कठिनाई स्तर है वो अगर बहुत टफ है, बच्चों के अकॉर्डिंग वो विषय वस्तु नहीं है, बच्चों के एज के अनुसार वो विषय वस्तु नहीं है, क्योंकि जो विषय वस्तु हम बच्चों को देने वाले हैं उसके साथ साथ हमें ध्यान रखना होता है कि बच्चे का जो लेवल है वो कितना है, क्योंकि बच्चों की जो परिपक्वता है वो जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग उसे विषय वस्तु दी जाती है। तो कहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं हम कि जो बच्चों की जो परिपक्वता है उससे अधिक जो विषय वस्तु है वो उन्हें दी जा रही है। अगर ऐसा होगा तो भी बच्चे का जो अधिगम है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। बच्चे का अधिगम में पठार देखे जाएंगे। अब हम समझेंगे अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारकों को, कि जो अधिगम की व्यवस्था हमने कर रखी है बच्चों के लिए, उस अधिगम व्यवस्था के कारण बच्चों का जो अधिगम है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें संपूर्ण बनाम खंड विधि। सबसे पहले समझ लेते हैं ये बनाम क्या है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है उसका मैच आज है, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो वर्सेस का मतलब क्या हुआ। अगर मैं कहूँ भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया जो है उनमें आज मैच है तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वर्सेस से समझ जाएंगे।
मतलब जब दो चीजें हैं और दोनों में क्या है, द्वंद्व है, दोनों में से कोई एक जीतेगा, अर्थात दोनों में से किसी एक का चयन किया जाएगा। अब यहाँ हम समझ रहे हैं अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारकों को। तो जो व्यवस्था हम अधिगम के लिए बना रहे हैं, उस व्यवस्था से संबंधित जो कारक है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ विधियां लेंगे और उन विधियों में से किसी एक का सिलेक्शन करेंगे। जैसे हमारे सामने पढ़ाने की बहुत सारी विधि है, अब हम क्या करेंगे, किसी एक व्यवस्था को अपनाएंगे कि आज हम इस प्रकार से पढ़ाएंगे या हमें इस विधि को फॉलो करना है। तो या तो हम संपूर्ण विधि को लेंगे या फिर खंड विधि को लेंगे। संपूर्ण विधि से अभिप्राय होता है हमारी जो भी विषय वस्तु है उसको समग्र रूप में बच्चों के सामने रखना। आपने गेस्टाल्टवाद के बारे में सुना होगा। गेस्टाल्टवाद अर्थात समग्रवाद भी हमें यही कहता है कि हमें बच्चे को संपूर्ण समस्या से अवगत कराना चाहिए। जब हम संपूर्ण समस्या से बच्चे को अवगत कराते हैं तो उसके बाद बच्चा उस पर सोचना शुरू करता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, या तो हमारी जो पूरी पाठ्य वस्तु है उसको संपूर्ण रूप में बच्चों को देना चाहिए, मतलब उसके किसी भी प्रकार के टुकड़े नहीं करने हैं, उसे किसी भी प्रकार से विभाजित नहीं करना है। लेकिन खंड विधि जो होगी उसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो विषय वस्तु जो हम बच्चों को दे रहे हैं उसके कुछ टुकड़े करेंगे और कुछ टुकड़ों के माध्यम से बच्चे को पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, इससे ऐसा होगा कि जो खंड जब हम करके पढ़ाते हैं, खंड विधि के माध्यम से जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को वो जो टुकड़े लगते हैं वो लगता है छोटा छोटा है, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो जब थोड़ा थोड़ा बच्चे को दिया जाता है तो उससे बच्चे का जो अधिगम है वो बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक समस्या ये भी है कि जब हम बच्चे को थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं तो उनमें बच्चे को उस पूरी विषय वस्तु को समग्र रूप में समझने में मुसीबत आ सकती है या परेशानी आ सकती है। तो हम हमारे अधिगम व्यवस्था से संबंधित जो कारक है उसमें विषय वस्तु के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इस विषय वस्तु को हमें संपूर्ण तरीके से पढ़ाना है या खंड विधि से पढ़ाना है। तो एक कारक तो ये हो गया। जो नेक्स्ट कारक है अधिगम व्यवस्था से संबंधित वो है उप विषय बनाम सकेंद्रीय विधि। उप विषय, या तो हम क्या करेंगे, जो विषय वस्तु हम दे रहे हैं उसको कुछ उप विषयों में बांट देंगे और फिर पढ़ाएंगे, या फिर सेकेंडरी विधि के माध्यम से पढ़ाएंगे, अर्थात उस सारी विषय वस्तु को जोड़ करके पढ़ाएंगे। इसके लिए हम हमारी जो 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास की जो सामाजिक की बुक होती है उससे समझ सकते हैं। आपने एनसीईआरटी की बुक देखी हो या फिर अपने आरबीएससी की जो बुक्स होती है वो देखी हो, तो आपने देखा होगा कि जो 6ठी, 7वीं, 8वीं के जो बच्चे हैं उनकी जो सामाजिक विषय की जो बुक है उसके कुछ भाग कर रखे हैं, उसके कुछ उप विषय बना रखे हैं, जिसमें भूगोल को अलग कर दिया है, पॉलिटिकल साइंस को अलग कर दिया है और अलग करने के साथ साथ उनको अलग नाम भी दे दिया है। लेकिन अगर सामाजिक विज्ञान की एक ही बुक बना दी जाए जिसके अंदर वो सारा का सारा मैटर हो तो वो सेकेंडरी विधि है। तो दोनों जो विधियां हैं इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन बच्चों के एज के अकॉर्डिंग इनका उपयोग किया जाता है। सेकेंडरी विधि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, वहीं उप विषय जो है वो बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट है संकलित बनाम वितरण की विधि। या तो हम सारे विषय वस्तु को संकलित या इकट्ठे रूप में देंगे या फिर वितरित करके देंगे। नेक्स्ट है आयोजित बनाम प्रासंगिक विधि। आयोजित से अभिप्राय होता है जब हम किसी विषय वस्तु को बच्चों को देने जा रहे हैं तो हम अधिगम की व्यवस्था को इस प्रकार से रखेंगे कि वो पूरी तरह से आयोजित हो। हर चीज़ के लिए हम पहले से डिसाइड करें, एक योजना बनाएं कि हमें विषय वस्तु किस प्रकार से देनी है, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है। अगर हम आयोजित तरीके से पढ़ाते हैं तो बच्चे के सामने जो विषय वस्तु जाएगी वो व्यवस्थित जाएगी, अर्थात क्रमबद्ध जाएगी। लेकिन जब हम प्रासंगिक विधि से पढ़ाते हैं तो प्रासंगिक विधि में क्या होगा, जो विषय वस्तु हम बच्चे को दे रहे हैं वो प्रसंग के अकॉर्डिंग होगी। तो प्रसंग के अकॉर्डिंग होने की वजह से हमारी विषय वस्तु बच्चे के सामने क्रमबद्ध तरीके से नहीं जाती है। कई बार कुछ विषय वस्तु के छूट जाने के जो चांसेस है वो रहते हैं, तो इससे बच्चे का जो अधिगम है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। लास्ट पॉइंट है सक्रिय बनाम निष्क्रिय विधि। मतलब बच्चे को या तो सक्रिय रखा जाएगा या फिर निष्क्रिय रखा जाएगा। अधिगम की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना पड़े और टीचर को भी एक्टिव रहना पड़े। अगर दोनों एक्टिव है तो बच्चे के अधिगम को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब निष्क्रिय विधि का उपयोग किया जाता है जिसमें बच्चा निष्क्रिय है, वो केवल अध्यापक को सुन रहा है, अर्थात केवल व्याख्यान विधि का ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, तो बच्चे का जो अधिगम है वो प्रभावित होने के जो चांसेस है वो अधिक होते हैं। बच्चे के अधिगम में पठार देखे जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट कारक की, और वो है वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण से संबंधित जो कारक है उसमें इस प्रकार के कारकों को हम समझेंगे जहाँ पर बच्चा अधिगम कर रहा है। जिस
जगह वो अधिगम कर रहा है उसके आसपास का जो भी वातावरण है, जिसमें भौतिक वातावरण से लगा करके जो भावनात्मक वातावरण है, मनोवैज्ञानिक वातावरण है, उसकी भी बात की जाएगी और वो भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। सबसे पहला जो प्रभावित करने वाला कारक है इसमें, वो है वातावरण का प्रभाव। अगर वातावरण बच्चे के प्रति सकारात्मक है तो बच्चे का जो अधिगम है वो भी सकारात्मक होगा, और अगर वातावरण बच्चे के प्रति नेगेटिव है तो बच्चे का जो अधिगम है वो अच्छी तरह से नहीं बढ़ेगा। जैसे कोई बच्चा है, डिसेबल है, और उसके साथ वहाँ के जो बच्चे हैं उनका व्यवहार ठीक नहीं है। अगर कोई बच्चा है जिसके पैर में प्रॉब्लम है और बाकी बच्चे उसे अगर लंगड़ा या इस प्रकार से संबोधित करते हैं तो क्या होगा, बच्चे में एक नेगेटिव भावना आ जाएगी कि ये जो बच्चे हैं ये बच्चे मेरा हमेशा मजाक उड़ाते हैं। तो इस नेगेटिव भावना की वजह से क्या होगा, बच्चा कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा वहाँ पर। तो उस वातावरण की वजह से बच्चे का जो अधिगम है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। इसके साथ ही अगर वातावरण इस प्रकार का है जो बहुत ज़्यादा ठंड वाला या बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है तो ये चीज़ भी बच्चे के अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के अनौपचारिक साधन। शिक्षा के अनौपचारिक जो साधन होते हैं वो भी बच्चे के सीखने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अनौपचारिक साधन से अभिप्राय होता है जो शेड्यूल वाइज या विद्यालय में जो अधिगम कराया जा रहा है, विद्यालय में जो शिक्षण कराया जा रहा है, उसके अलावा भी बच्चा बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे साधनों से सीखता है। जैसे बच्चा रास्ते में कहीं जा रहा है, आसपास के लोग हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो वहाँ से बच्चा गाली गलौज भी सीखता है, क्योंकि कोई भी टीचर या कोई भी पेरेंट्स ये नहीं कहते हैं कि हमारे बच्चे को हमने गालियाँ सिखाई है, और सिखाते भी नहीं हैं। तो ये जो गालियाँ सीख कर आता है बच्चा, या फिर जो गलत चीज़ें कई बार सीखता है, या बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी बाहर सीखता है, तो वो सबके सब शिक्षा के अनौपचारिक साधन हैं, और वो सब के सब हमारे आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं। बच्चा वातावरण से सीखता है, जो समाज के लोग हैं उनसे सीखता है, देख करके ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो शिक्षा के जो अनौपचारिक साधन हैं वो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास, क्योंकि वातावरण से ही बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो निकल कर आता है। वातावरण ही बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वॉटसन ने कहा है कि कोई भी बच्चा मुझे ला करके दो, आप जो कहेंगे मैं उसे वह बना दूंगा। मतलब वो बात कर रहे हैं कि बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण की, कि वंशानुक्रम जो फैक्टर है वो कोई महत्व नहीं रखता है, बच्चे को आप जो कहेंगे वो मैं उसे बना सकता हूँ। तो ये दावा करने के पीछे जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वॉटसन, उन्होंने यही कहना था, अर्थात वो यही कहना चाह रहे थे कि जो वातावरण है वो अगर बच्चे को सकारात्मक मिले तो उसकी पर्सनैलिटी को हम जिस प्रकार का चाहें वैसा बना सकते हैं। इसका मतलब वातावरण बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और वातावरण ही बच्चे के अधिगम को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चा सीख करके ही अपनी पर्सनैलिटी का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार का वातावरण, क्योंकि बच्चा अपने अधिकांश समय अपने परिवार के साथ बिताता है, घर पर रहता है, तो उसके परिवार का जो वातावरण है वो भी बच्चे के अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा का भौतिक वातावरण। जो कक्षा कक्ष है उसका जो भौतिक वातावरण है वो भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। जैसे हमारा जो कक्षा कक्ष है वो बाला जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। बाला प्रोग्राम आपने सुना होगा कि बिल्डिंग का उपयोग हमें करना है एक टीचिंग एड के रूप में। हमें बिल्डिंग को ही क्या कर लेना है, टीचिंग एड बना लेना है। तो बिल्डिंग अगर इस प्रकार की है जो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही चटकीले जो रंग होते हैं उनका प्रयोग करके बहुत सारे चार्ट वगैरह, मानचित्र वगैरह जो है वो बनाए हुए हैं बिल्डिंग के ऊपर, तो जैसे ही बच्चा कक्षा कक्ष में जाता है वो उन चीज़ों को देखता है, तो वो चीज़ें बच्चे के अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती है, और प्रभावित करने के साथ साथ बच्चे के अधिगम लेवल को बढ़ाती है। उसके बाद अगर बिजली अर्थात जो लाइट है उसकी व्यवस्था अगर कक्षा कक्ष में है, खिड़कियां वगैरह व्यवस्थित है, रोशनी बाहर से अच्छी सी आ रही है, प्लस हवा वगैरह जो है उसका कोई इशू नहीं है, कक्षा कक्ष बिल्कुल व्यवस्थित और स्वच्छ है, तो उससे बच्चे का जो अधिगम है वो प्रभावित होता है। अगर हमारा कक्षा कक्ष ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहता है, क्योंकि सर्दी में अगर कक्षा कक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो ऐसे में बच्चों का जो अधिगम है वो प्रभावित होता है। अगर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बच्चों को कक्षा कक्ष में पंखे की व्यवस्था नहीं है, हवा का जो आवागमन है वो व्यवस्थित नहीं है, तो भी बच्चे का अधिगम प्रभावित होता है। तो हमारा जो कक्षा कक्ष का जो भौतिक वातावरण है वो बच्चों के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्वच्छ है, स्वस्थ होना चाहिए और बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इससे बच्चों का जो अधिगम लेवल है वो बढ़ता है, क्योंकि बच्चे का जो ध्यान भटकने वाली जो चीज़ें हैं ना वो नहीं होती है। आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे को बहुत भयंकर गर्मी हो रही है,
तो फिर बच्चे का कंसंट्रेशन आपकी क्लास के साथ नहीं बनेगा, उसका कंसंट्रेशन उसकी गर्मी पर आ जाएगा। अब एक चीज़ ये भी है कि बच्चा जिस क्लास में बैठा है, अगर बैठने की व्यवस्था उसकी सही नहीं है तो भी बच्चा अधिगम को सही ढंग से नहीं ले सकता। जैसे चेयर वगैरह जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर अगर वो ज़मीन पर बैठा है तो ज़मीन पर बैठने के लिए भी दरी पट्टी वगैरह जो है वो भी व्यवस्थित नहीं है, तो भी बच्चे का अधिगम प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण में हमने बात की थी वातावरण के प्रभाव में, तब हमने कहा था कि अगर कोई विकलांग बच्चा है और उसको बाकी बच्चे चिढ़ाते हैं, कोई बच्चा लंगड़ा है उसको कह रहे हैं कि लंगड़ा है, तो उसके अलावा उसको इस प्रकार की बहुत सारे जो संबोधन हैं वो दे रहे हैं, उसका कोई नाम रख रहे हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें जो विद्यालय में बच्चे अधिकांशतः करते हैं, इसकी वजह से जो बच्चे या जिसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है वो मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल टूट चुका होता है। तो इसका ध्यान अध्यापक को बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार का अगर कोई बच्चा है जो विशिष्ट योग्यता वाला है, या ऐसा कोई बच्चा है जिसका बच्चे मजाक बना रहे हैं, क्योंकि कक्ष में जब टीचर जाकर खड़ा होता है, जब वो बच्चों को देखता है तो उसे समझ में आसानी से आ जाता है कि कौन सा बच्चा किस बच्चे के प्रति किस प्रकार की भावना रखता है। और जब उसे ये चीज़ समझ में आ गई तो अब अध्यापक का ये काम है, ये दायित्व है कि वो उन बच्चों की जो मेंटेलिटी है, किसी भी बच्चे के प्रति जो नेगेटिव बन चुकी है, उस मेंटेलिटी को सही करें। अब उसके लिए उसे किस विधि का उपयोग करना है वो टीचर को आना चाहिए, अर्थात टीचर को मनोवैज्ञानिक होना चाहिए कि हम समझ चुके हैं अध्यापक से संबंधित कारकों में। तो अगर टीचर मनोवैज्ञानिक है तो वो क्या करेगा, उन बच्चों का जो माइंड है उसको वॉश करेगा। वो उन बच्चों को समझाएगा कि बेटा ये बच्चा भी आपके जैसा ही है जिसकी आप मजाक बना रहे हैं। तो इन चीज़ों को करने की वजह से क्या होता है, हमारी कक्षा का जो वातावरण है वो मनोवैज्ञानिक बनता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण में इस प्रकार का वातावरण हमें बनाना है कि कक्ष में बच्चे की कोई भी समस्या हो, बच्चा आराम से निसंकोच रूप से हमसे पूछ सके, हमसे बात कर सके। अगर आपका बच्चा आपसे सवाल करते समय ये सोच रहा है कि दूसरे बच्चे मेरे पर हंसेंगे, मैं ये प्रश्न नहीं पूछ सकता, तो क्या होगा, बच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा। और जब बच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा तो बच्चे का जो अधिगम है वो तो बाधित हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ को वो समझ ही नहीं पाया उससे आप आगे बढ़ जाएंगे। मतलब आप पढ़ा रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो बच्चे का अधिगम उससे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। क्योंकि हर बच्चा अलग अलग सांस्कृतिक वातावरण और अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाओं से आता है, और जब उसकी संस्कृति और समाज अलग अलग है, और हमारे भारत में तो जो क्लास है उसमें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। तो ये जो विविधता है, उस विविधता को स्वीकार करना सिखाना है हमें बच्चों को, और उस विविधता को स्वीकार करते हुए हमें क्या करना है, उनके डेवलपमेंट पर और उनके अधिगम पर ध्यान देना है। तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, स्वीकार किस प्रकार से करेंगे और उस चीज़ को सम्मान किस प्रकार से देना है, ये हमें हमारे कक्ष में समझाना पड़ेगा बच्चों को, हमारे विद्यालय के बच्चों को, हमारे शिक्षकों को भी। तो जब ये समझ जाएंगे कि उनका समाज और उनकी संस्कृति है, अलग है, कोई बात नहीं, उसका भी हमें सम्मान करना और उसको हमारे साथ में लेकर के हमें बच्चे के अधिगम को आगे से आगे बढ़ाना है। इस प्रकार का जब हम वातावरण हमारे कक्ष में बनाते हैं, तब बच्चे का जो अधिगम है वो अच्छा और व्यवस्थित होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे जो बच्चे हैं उनमें अलग अलग प्रकार की संस्कृति के कारण, अलग अलग प्रकार के घर के माहौल के कारण क्या होता है, कई बार उनकी जो लैंग्वेज है उनका टोन ही अलग होता है। जैसे हमारे राजस्थान के जो लोग हैं, अगर वो यूपी बिहार में जाते हैं तो वहाँ पर जब वो जाएंगे तो हमारी लैंग्वेज उनको बिल्कुल अलग लगती होगी और उनकी लैंग्वेज हमें बहुत अलग लगती है। हालांकि हम दोनों लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन हमारी जो हिंदी है उसमें भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। जो धुन वगैरह है, जो टोन वगैरह है हमारा, वो बिल्कुल क्या है, अलग है। लेकिन अब इस प्रकार का कोई बच्चा हमारी क्लास में और उसकी हर बात पर अगर हम हंसेंगे, हर बात पर हमारे क्लास के बच्चे हंसेंगे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में नेगेटिव चीज़ें आ जाएगी ना। तो ऐसा हमें नहीं होने देना है। तो बच्चों को उसकी संस्कृति का, उसकी भाषा का, उसके समाज का, हर चीज़ का सम्मान करना सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या होता है, जब मैंने आपको कहा कि उसकी जो टोन है, उसके बोलने का जो लहजा है वो अलग है, उस लहजे के अलग होने के कारण जब बच्चा बोलता है तो उसके लहजे के कारण क्या आती है, दूसरे जो लोग होते हैं जिनको थोड़ा अजीब लगता है उनका लहजा, तो वो क्या करेंगे, उस चीज़ पर कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं या हंसते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों का माइंड वापस से वॉश करके उनकी संस्कृति का सम्मान करना सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है संपूर्ण परिस्थिति। हमें हमारे विद्यालय की पूरी जो संपूर्ण परिस्थिति है
उसको हमें बच्चे के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। प्लस बच्चे के जो घर का, परिवार का जो वातावरण है उसमें भी संशोधन करने का प्रयास हमें करना चाहिए। और उसके लिए हम पेरेंट्स जो मीटिंग्स होती हैं उसमें हम बच्चे के बारे में जो अभिभावक हैं उनको अवेयर कर सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे की जो घर का वातावरण है उसको भी बच्चे के प्रति सकारात्मक बना पाए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षार्थी से संबंधित कारक। शिक्षार्थी से अभिप्राय है जिस बच्चे को हम अधिगम करा रहे हैं, अर्थात जो बच्चा सीख रहा है उससे संबंधित कारक। शिक्षार्थी से संबंधित जो पहला कारक है वो है बालक के सीखने की इच्छा, कि बच्चे की सीखने की इच्छा कितनी है। क्योंकि यदि अगर घोड़े को प्यास नहीं लगी है और आप घोड़े को खींच करके पानी के पास ले भी आते हैं, पहली बात तो ये कि लाना ही मुश्किल होगा, क्योंकि उसे पानी नहीं पीना तो वो नहीं आएगा। अगर आप घोड़े को खींच करके पानी तक ले भी आते हैं तो वो पानी तब पिएगा जब उसकी इच्छा होगी। अगर घोड़े को प्यास नहीं लगी तो वो पानी नहीं पिएगा। तो सेम चीज़ यही है, मैं बच्चे को घोड़ा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो घोड़ा है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा बच्चा है, अगर उसकी भी सीखने की इच्छा नहीं है, जैसे घोड़े की पानी पीने की इच्छा नहीं है, तो हमारा जो बच्चा है उसका अधिगम कभी भी हम नहीं बढ़ा पाएंगे। क्योंकि आप कितना ही अच्छी विधि दे दो, अच्छी विषय वस्तु दे दो और अच्छी तरीके से समझाओ, लेकिन बच्चे की इच्छा ही नहीं है वो चीज़ समझने की, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक पृष्ठभूमि। शैक्षिक पृष्ठभूमि से अभिप्राय है बच्चे ने अभी तक कितना पढ़ा है, उसके पीछे अर्थात जो विषय वस्तु उसने पढ़ ली है, जो विषय वस्तु उसने समझ ली है, उस पर उसका जो नॉलेज है वो कितना है, उसकी बोधगम्यता कितनी है, अर्थात पूर्व ज्ञान जो है वो कितना है। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही बच्चे को आगे का जो नॉलेज है वो दिया जाता है। तो बच्चे का पूर्व नॉलेज जो है, पूर्व जो ज्ञान है वो होना जरूरी है। अगर बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ है या बिल्कुल उस चीज़ से अनभिज्ञ है जो आप उसे समझाने जा रहे हैं, तो बच्चे के अधिगम को आप बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते। प्रभावित तो करेंगे लेकिन उस रूप में नहीं कर सकते जितना कि जिस बच्चे का पूर्व नॉलेज उस विषय वस्तु पर थोड़ा बहुत हो। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। हमारा जो शैक्षिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो भी हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। जैसे कोई बच्चा है जिसमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ है, या फिर कोई बच्चा है जो बीमार है और आप उसे पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे का ध्यान कहाँ होगा, अपनी बीमारी पर होगा या आपके पढ़ाने पर होगा? ऑफ कोर्स उसका जो ध्यान है वो उसकी बीमारी पर होगा, क्योंकि उससे बैठा ही नहीं जा रहा, उसकी तबीयत खराब है, उसको कोई अलग प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम है या मानसिक प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बच्चा आपके साथ जुड़ ही नहीं पाएगा, बच्चे का कंसंट्रेशन अपनी ही समस्या पर रहेगा। तो शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे का, जो उसके अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है परिपक्वता। बच्चा कितना परिपक्व है। कई बार होता है कि बच्चा बड़ा हो गया लेकिन हम कह रहे हैं कि कब मैच्योर होगा, मतलब ये परिपक्व कब होगा, ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार के जो हमारे बच्चे होते हैं जिनकी परिपक्वता जो है वो सामान्य बच्चों से कम होती है, या फिर जो विषय वस्तु हम बच्चे को दे रहे हैं वो विषय वस्तु बच्चे के लेवल से थोड़ी हाई हो, तो जब बच्चे को जो विषय वस्तु हम दे रहे हैं वो बच्चे के लेवल से हाई दे रहे हैं, बच्चे के लेवल से उच्च प्रकार की जो पाठ्य वस्तु वो अगर हम बच्चे को दे रहे हैं तो उससे भी बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो ज़रूरी है कि बच्चे की परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए हम उसे विषय वस्तु दें, क्योंकि बच्चे की जो परिपक्वता है उतना ही तो वो चीज़ों को समझेगा, उससे ऊपर की जो चीज़ें हैं वो उसे समझ नहीं आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिपक्वता को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। अभिप्रेरणा जिस व्यक्ति में नहीं है वो व्यक्ति आपकी जो विषय वस्तु है उसको नहीं सीख पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप क्लास में जाएं, पाठ योजना जब आप बना कर ले जाएं तो उसमें आपकी प्रस्तावना बहुत ही प्रभावी होनी चाहिए। प्रस्तावना जो बनाई जाती है पाठ योजना में, उसके दो उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है बच्चे के पूर्व नॉलेज को देखना कि बच्चे को इस विषय वस्तु के बारे में और क्या आता है। जब आप ये चीज़ देख चुके होंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको अभिप्रेरित करेंगे, बच्चे की जो रुचि है वो जागृत करेंगे कि एक टीचर जो आया है आपकी क्लास में वो आपको कोई नई चीज़ पढ़ाने वाला है। जब बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि आज मैं कुछ नई चीज़ पढ़ूंगा, कुछ अच्छा पढ़ूंगा, तो इससे क्या होगा, बच्चा अभिप्रेरित हो जाता है। और जब बच्चा अभिप्रेरित हो जाता है तो अपना आधे से अधिक काम हो चुका होता है। उसके बाद तो हमें बच्चे को विषय वस्तु ही देनी है, बच्चा पढ़ने के लिए खुद से ही तैयार हो गया है। स्किनर ने अधिगम को सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा है। सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग से अभिप्राय है जिस गंतव्य तक हमें पहुंचना है वहां जाने का सबसे व्यवस्थित और सही तरीका।
क्योंकि जब हम राजमार्ग का उपयोग करते हैं तो हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब हम पगडंडी का उपयोग करते हैं तो हमें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो स्किनर जो थे, जो हमारे मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि अधिगम जो है उसे अगर करना है, हमें बच्चे को हमें सिखाना है, तो उसके लिए अभिप्रेरणा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण राजमार्ग है। इसका हमें उपयोग करना चाहिए। सीधा सीधा रास्ता बताया हमें कि किसी भी बच्चे को कुछ सिखाना है तो उसे अभिप्रेरित कर दो। अगर बच्चा अभिप्रेरित हो गया, मोटिवेट हो गया, तो उसके बाद बाकी का जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। स्टीफेंस जो महोदय थे, उन्होंने भी कहा है कि शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं उनमें प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण साधन प्रेरणा है। तो हम जब बच्चे को सिखा रहे हैं तो हमें अभिप्रेरणा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अभिप्रेरणा जो है वो चीज़ ऐसी है जो मतलब अभिप्रेरणा के लिए कहा गया है कि अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी काम को प्रारंभ कराने और उस काम को पूरा कराने की शक्ति है। ये काम को प्रारंभ भी करवाती है और उस काम को कंप्लीट भी कराती है। मतलब बच्चे को सीखना शुरू करवाती है और कंप्लीटली उसे वह चीज़ सिखाती है। वह चीज़ अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के लिए स्टीफेंस ने कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम की शुरुआत है। क्या करती है अभिप्रेरणा? किसी काम को शुरू कराती है। अधिगम की सुनहरी सड़क है और उसी के साथ अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति भी है और अधिगम का सर्वोत्तम आधार भी है। तो अभिप्रेरणा को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है हमारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने, कि शिक्षक का एक महत्वपूर्ण क्या है, ये साधन है जो बच्चे को जल्दी से और अच्छे से सिखा सकता है। बच्चे के अधिगम लेवल को बढ़ाया जा सकता है अभिप्रेरणा के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने वाले की अभिवृत्ति। जो बच्चा है उसकी अभिवृत्ति कैसी है, उसकी मेंटलिटी कैसी है। कोई बच्चा है जिसने विषय वस्तु के अकॉर्डिंग ये धारणा बना ली कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ है, तो वो सब्जेक्ट उस बच्चे को क्या लगेगा? बहुत ज़्यादा टफ ही लगेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सीखने का समय तथा अवधि। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चों को सीखने में समय लगता है। तो जिन बच्चों को समय लगता है अर्थात वो ज़्यादा अवधि का समय लेते हैं कोई भी चीज़ सीखने में, तो उस प्रकार के बच्चों को हमें उसी तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत विभेद के अंतर्गत आता है कि कोई बच्चा धीरे धीरे ही सीखता है। वो बच्चा जो है उसकी प्रकृति ही इस प्रकार की है, उसका माइंड ही इस प्रकार का है, बच्चे की जो बुद्धि है वो ही इस प्रकार की है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बच्चे की बुद्धि, जो बच्चे का जो IQ है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को नॉलेज देना पड़ेगा। नेक्स्ट, HE क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।